बच्चों, हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में नर जनन तंत्र, मनुष्य के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख रहे थे और उसमें दो अंगों की चर्चा हुई थी, वृषण और अधिवृषण। वृषण के बारे में बताया गया था कि यह नर जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग है और इसके माध्यम से इसके द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणु की उत्पत्ति होती है, ये बताई गई थी। फिर दूसरी बात ये बताई गई थी कि ये अधिवृषण का जो पोर्शन है, ये वाला, ये वृषण से उत्पादित शुक्राणु अधिवृषण में जाते हैं और वहां संग्रहित होकर परिपक्व होते हैं और उनमें सक्रियता आती है। अब हम आज यहां से आगे की बात पढ़ेंगे। जैसा कि इस आरेख में आप देख रहे हैं कि यह अधिवृषण आगे चलकर एक लंबी नली के रूप में रूपांतरित हो रही है, एक लंबी नली की रचना कर रही है। इस लंबी नली को हम लोग शुक्रवाहिनी या वैस डिफरेंस कहते हैं, ये शुक्रवाहिनी है। अब इस शुक्रवाहिनी की भूमिका और इसकी रचना के बारे में थोड़ा जाने हम लोग। कुल मिलाकर यह जो शुक्राणु को ले जाने के मार्ग की भूमिका है, ये शुक्रवाहिनी की होती है और यह अधिवृषण से जुड़ी होती है। ये अधिवृषण है और उसी से ये निकल रही है शुक्रवाहिनी, जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसकी दीवार मांसल और संकुचनशील होती है। मांसल और संकुचनशील होने के कारण शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में, अर्थात अधिवृषण में जब वो परिपक्व होकर वहां से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सुगम मार्ग प्रदान करने का काम यह शुक्रवाहिनी करती है। यह शुक्रवाहिनी वृषण से समांतर रूप से, आप देखिए ये वृषण है, ये शुक्रवाहिनी है, आगे की ओर बढ़ती है और इंग्यूनल नाल से होते हुए वह उदर गुहा में जाती है, जहां ये है आपका मूत्राशय। तो मूत्राशय के मूत्र नली में फंदा बनाते हुए पुनः नीचे आती है और शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचा देती है। यह है शुक्राशय, शुक्राशय तक पहुंचा देती है और फिर आगे बढ़ते हुए एक स्खलन नली की रचना करती है, स्खलन नली के रूप में रूपांतरित होती है। ये स्खलन नली आगे बढ़ते हुए नर युग्मकों को प्रजनन की क्रिया के लिए आगे बढ़ाने का काम करती है। इसको भाषागत रूप में देखें तो शुक्रवाहिनी यह अधिवृषण से जुड़ी लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसकी दीवार मांसल और संकुचनशील होते हैं। यह वृषण के समांतर, ये वृषण और ये शुक्रवाहिनी समांतर बढ़ते हुए इंग्यूनल नाल द्वारा उदर गुहा में पहुंचती है और मूत्राशय के निकट मूत्र नली से फंदा बनाकर पुनः नीचे आती है। ये आप देखें, ये ऊपर जा रही है और यहां ये नीचे आ रही है। ये ऊपर गई और मूत्र नली से फंदा बनाई और पुनः नीचे आ रही है। यह शुक्राणु को आगे बढ़ने का मार्ग प्रदान कर उसे शुक्राशय तक पहुंचाती है और शुक्राशय से आगे बढ़ते हुए स्खलन नली की रचना करती है, स्खलन नली का निर्माण करती है। तो अब आप संक्षिप्त रूप में ये देखें कि वृषण में नर युग्मक का उत्पादन हुआ, अधिवृषण में उसका संग्रहण और परिपक्वन हुआ, शुक्रवाहिनी द्वारा वह आगे बढ़कर शुक्राशय तक पहुंच गए। अब इस सिस्टम के जो कुछ प्रमुख ग्लैंड्स हैं उसकी चर्चा करेंगे और
आगे यह शुक्रवाहिनी किस प्रकार रूपांतरित होती है उसकी चर्चा करेंगे। शुक्रवाहिनी के माध्यम से जो शुक्राणु या नर युग्मक ये शुक्राशय तक पहुंचती है। अब हम इस शुक्राशय के बारे में आपको बता रहे हैं कि शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल नर जनन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और यह लंबी मांसल और थैली नुमा रचना होती है जिसमें शुक्राणु आकर संग्रहित होते हैं, जमा होते हैं। ये मैं बताया थैली नुमा रचना है। शुक्रवाहिनी द्वारा लाए गए शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचते हैं और यहां क्या होता है कि इस शुक्राशय के दीवारों से, आंतरिक दीवारों से साइट्रेट, फ्रुक्टोज और इनोसिलोटोल नामक पदार्थ की उत्पत्ति होती है, उसका स्राव होता है। इन पदार्थों की भूमिका क्या है? ये पदार्थ शुक्राणु को अंतिम रूप से परिपक्व और सक्रिय बनाते हैं। आप देखें कि यहां जो शुक्राणु या नर युग्मक परिपक्व होंगे वो इस स्खलन नली से होते हुए अंततः बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार शुक्राशय में शुक्राणुओं की अंतिम रूप से परिपक्वता और सक्रियता की स्थिति प्राप्त होती है। और ये है हमारा पुरस्थ ग्रंथि, पुरस्ट्रेट ग्लैंड, इसकी चर्चा करेंगे। ये शुक्रवाहिनी शुक्राशय में शुक्राणुओं को पहुंचाकर आगे स्खलन नली में आती है जो पुरस्थ ग्रंथि में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे पुरस्थ ग्रंथि या पुरस्ट्रेट ग्लैंड को। ये पोर्शन, यह मूत्राशय के आधार तल पर, ये मूत्राशय है हमारा, उसके आधार तल पर इसकी उपस्थिति है। यह पूरी तरह स्पंजी रचना होती है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। यह नलिकाओं द्वारा मूत्र मार्ग के उसी भाग में खुलती है जो पुरस्थ ग्रंथि के बीच से होकर गुजरती है। ये यहां से आती है, स्खलन नलिका का निर्माण करती है और ये मूत्र मार्ग में आकर खुल जाती है इसी पुरस्ट्रेट ग्रंथि के अंतर्गत। यहां इसकी भूमिका विशेष रूप से पुरस्थ द्रव के उत्पादन को लेकर है। इस पुरस्थ ग्रंथि में एक विशेष प्रकार के श्वेत, उजले, पतले और अम्लीय पुरस्थी द्रव, पुरस्टैटिक फ्लूइड का उत्पादन होता है। यह फ्लूइड जब शुक्राशय से जो शुक्राणु आगे बढ़ते हैं वह इस द्रव के साथ मिलते हैं और तब शुक्राणुओं को धारण करने वाले इस पुरस्थी द्रव के साथ उसका स्वरूप वीर्य कहलाता है, सीमेन कहलाता है, जिसमें बड़ी मात्रा में पुरस्थी द्रव होते हैं। इसके कारण शुक्राणु जो शुक्राशय में सक्रिय हुए थे उनकी सक्रियता मेंटेन रहती है, सक्रियता बनी रहती है और वीर्य को एक विशेष रंग और गंध की प्राप्ति इसी पुरस्थी द्रव के कारण होता है। तो इस प्रकार यहां यूं कह लीजिए कि शुक्राणु पुरस्थी द्रव के साथ मिलकर वीर्य के रूप में रूपांतरित होती है और आगे की उसकी यात्रा वीर्य के रूप में शुरू होती है। अब इससे आगे, अब ये काउपर या बुल्बाउथ्रल ग्रंथि, ये बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका वाली ग्रंथि है। रचनात्मक रूप से छोटी होती है और पुरस्थ ग्रंथि के नीचे स्थित होती है। संख्या में यह एक जोड़ी होती है, मतलब मनुष्य के नर जनन तंत्र में एक जोड़े
काउपर या बुलबाउरेथ्रल ग्रंथि पाए जाते हैं जो पुराअस्थ ग्रंथि के नीचे स्थित होते हैं और मूत्र मार्ग में खुलते हैं। ये मूत्र मार्ग है, इसमें ये खुलता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि मूत्र का प्रकृति अम्लीय है और अम्लीय प्रकृति से शुक्राणुओं को नुकसान हो सकता है, शुक्राणु पर उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। इससे बचने के लिए यह काउपर ग्रंथि से एक विशेष प्रकार के क्षारीय द्रव का उत्पादन होता है और यह क्षारीय द्रव मूत्र के अम्लीय प्रभाव से वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं की रक्षा करती है। इस प्रकार शुक्राणु जो है वो वीर्य में समाहित हैं, वीर्य के माने वीर्य में ही उसका समावेश है और वे इस काउपर ग्रंथि के उत्पाद से सुरक्षित रहते हैं। किसके द्वारा? मूत्र के। आपको पता है कि हमारे यूरिन का जो नेचर है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है और उस एसिडिक इफेक्ट से शुक्राणुओं को ये काउपर ग्रंथि से उत्पादित द्रव बचा लेती है। अब हम नर जनन तंत्र के एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करेंगे। अब इस पूरे आरेख में आप देख रहे हैं कि शुक्राणु जो हैं पुरास्थ द्रव, शुक्राशय द्रव, काउपर ग्रंथि से मिले द्रव, इन सारे द्रवों से मिलकर अब उसका स्वरूप वीर्य का हो गया है। वह वीर्य मूत्र मार्ग से होकर बाहर आती है, जिसके लिए नर जनन तंत्र में बाह्य अंग के रूप में शिश्न या पेनिस की उपस्थिति होती है। यह लगभग बेलनाकार रचना है, बाह्य रचना है और यह आंतरिक रूप से अत्यंत संवहनीय, अर्थात यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया बड़ी तेजी से होती है और संवेदनशीलता के साथ होती है। यह रचना स्पंजी होती है, त्वचा से ढकी होती है और इसकी भूमिका सहवास के समय अर्थात कंजुगेशन पीरियड में यह नरयुग्मक शुक्राणु को वीर्य के रूप में मादा जनन तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करती है, क्योंकि आपको पता है कि नरयुग्मक से प्रजनन की आगे की क्रिया तब होगी जब वह मादा युग्मक से मिलेगी। अब शिश्न के माध्यम से जो नरयुग्मक या शुक्राणु आगे बढ़ रहे हैं वह स्वरूप वीर्य है। इस प्रकार हम वीर्य की एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे और इसके बाद नर जनन तंत्र समाप्त होगा। अब हम संक्षिप्त चर्चा वीर्य की करना चाहेंगे, जिसे सीमेन कहते हैं। आप जिस नर युग्मक या शुक्राणु की चर्चा कर रहे हैं जो प्रजनन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से ही फर्टिलाइजेशन होगी, लेकिन यहाँ पर हम ये पा रहे हैं कि शुक्राणु जो हैं क्रमिक रूप से कई द्रवों से मिलते हैं और अंततः जो उनका स्वरूप होता है वो वीर्य या सीमेन कहलाता है। यह सफेद रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें पूरा अस्थि द्रव, शुक्राणु, शुक्राशयी द्रव मिले होते हैं। सहवास के समय नर युग्मक इसी पदार्थ के रूप में मादा जनन तंत्र तक पहुंचते हैं और क्वांटिटी की बात की जाए तो संपूर्ण वीर्य में महज 10% ही शुक्राणु होते हैं। 90% दूसरे फ्लूइड होते हैं, लेकिन 90% जो दूसरे फ्लूइड होते हैं वे 10% शुक्राणुओं को सक्रिय और जीवंत बनाए रखते हैं ताकि वो आगे का अपना फंक्शन कर सके। इस प्रकार हम लोगों का आज नर जनन तंत्र की रचनात्मक व्याख्या थी वो संपन्न हुई। अगले क्लास में हम लोग मादा जनन तंत्र देखेंगे। आज इतना ही।
आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप इसको गंभीरता से लें। डायग्रामिक्स के थोड़े उलझे हुए हैं, 1 से 2 बार देखें, प्रैक्टिस करें। और इस चैनल से यदि आप लाभान्वित हो रहे हैं तो इसे लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।